हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जैक की ओर से प्रकाशित की गई क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के सेट 3 को देखेंगे और सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा इस सेट का पहला क्वेश्चन नंबर 1। धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा धुरी शक्तियों में मुख्यतः जर्मनी, इटली और जापान देश शामिल थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखती हैं उसे स्लीपर कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना है। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुंचाई जाती हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सर्वोच्च विधिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 46वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। आज के हमारे इस सेट का 8वां क्वेश्चन नंबर 8 एक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। नात्सी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नात्सी लोग द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्नलिखित वजह थी। नात्सी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही हैं। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो के नाम से जाना जाता था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिससे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके और वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों इस सेट के 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा औपनिवेशिक काल में विभिन्न कारणों से खेती का तेजी से विस्तार हुआ जिनमें से 2 नीचे दिए गए हैं। पहला, अंग्रेजों ने सीधे तौर पर जूट, चीनी और गेहूं, कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इन फसलों की मांग बढ़ी। 19वीं सदी का यूरोप बढ़ती शहरी आबादी को खिलाने के लिए खाद्य की आवश्यकता थी और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। पॉइंट नंबर 2। शुरुआती दिनों में 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक राज्य ने सोचा था कि वह वन अनुत्पादक थे। उन्हें जंगल माना जाता था जिसे खेती के तहत लाया जाना था ताकि भूमि कृषि उत्पादकों और राजस्व पैदा कर सके और राज्य की आय में वृद्धि कर सके।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया गया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्य के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऊंचे मूल्यों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में इनकी कमी आ जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा चुनाव एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और यदि वे चाहे तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुनाव निम्नलिखित कारणों से आवश्यक मानी जाती है। पहला पॉइंट, किसी भी बड़े समुदाय में सभी लोगों के लिए प्रतिदिन एक साथ बैठना और सभी निर्णय लेना संभव नहीं है। न ही सभी के लिए सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए समय और ज्ञान होना संभव है। इसीलिए अधिकांश लोकतांत्रिक में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं जो समय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव जरूरी है। आज का हमारा दूसरा पॉइंट, चुनाव पार्टी के आधार पर लड़े जाते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार बनाती है। अगर सरकार अपने वादों के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो लोग इसे बदल भी सकते हैं। वे चुनाव के जरिए यह बदलाव लाते हैं। इस प्रकार चुनाव लोगों को सरकार पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आता है। संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानव अधिकारों को माना जा सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्षों का नाम लिखें। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा यह वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाई जाती हैं। भारत में यह वन बहुतायत में पाई जाती हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। शहतूत, अनार, आंवला, भुर्ज, शीशम, अंजीर, कुंभी, सेब, बांस, साल और अमलतास पतझड़ी पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा अगला क्वेश्चन अब इस सेट के दीर्घ क्वेश्चन आ गए हैं। तो दोस्तों हमारा आज का दीर्घ पहला क्वेश्चन नंबर 15, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वन संरक्षण के उपाय जैसे पर्यावरण के संरक्षणार्थ वनों को संरक्षण अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। वन संरक्षण हेतु देश में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई है। इस वन नीति के मुख्य लक्षण पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन और वृक्ष के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की जाए। वन उत्पादकों के उचित उपाय को बढ़ावा देना और लकड़ी के अनुकूलन विकल्पों की खोज की जाए। वनों पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने के लिए साधारण विशेषकर महिलाओं को अधिकतम सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित करना। नदियों, झीलों एवं जलाशयों, जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव और वनों के संरक्षण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
वन संरक्षण और प्रबंधन हेतु ग्रामीण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। यह कई योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी आधारित है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए हैं जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 से प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। आज का हमारा तीसरा पॉइंट, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के लिए अवसर सृजन करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत में चुनावों का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा प्राकृतिक वनस्पति के विकास में विभिन्न कारकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन कारकों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, तापमान। एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें कम तापमान पर पौधे नहीं पनप पाते हैं। इसी तरह उच्च तापमान से भी पौधे मुरझा जाते हैं। तापमान की विभिन्नता वनस्पतियों के आकार प्रकार में भी परिवर्तन का कारण बनती है। इसका स्पष्ट उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश और असम की वनस्पतियों में स्वरूप विभिन्नता होती है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों राज्यों में वर्षा की मात्रा उच्च रहती है, किंतु अरुणाचल प्रदेश में निम्न तापमान रहने के कारण वहाँ वनस्पति के आकार प्रकार में अंतर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, वर्षा। यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा की भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। आज का हमारा तीसरा पॉइंट, मिट्टी। मिट्टी के प्रकार व उनकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्र में वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति से भिन्न होती हैं। इसी प्रकार रेतील मिट्टी में अलग प्रकार की वनस्पति उत्पादित होती हैं। धरातल स्वरूप। धरातलीय स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा का वनस्पति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिचोरण नहीं होता है। यहाँ ऊंचाई तथा तापमान ने वनस्पति प्रदेश निर्धारित किए हैं। जलवायु और धरातलीय स्वरूप में अंतर होने के कारण ही भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की वनस्पति मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, फिर एक और नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।